बच्चों, तो हम तैयार करते हैं 12th बोर्ड फिजिक्स की तैयारी के लिए और अप्रोक्सीमेट विजन जो आप पेपर सोल्व करने में यूज में लेंगे। देखिए 12th बोर्ड की तैयारी जब आप कर रहे हैं तो मैं आपसे यही कहूंगा कि अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखें और जो आपने कर रखा है और जो भी आपके टीचर के द्वारा पढ़ाया गया है उस पर विश्वास करके चलिए। कभी भी घबराहट हो तो 2 मिनट के लिए हमने जो क्लास में रिवाइज किया या जो हमने पढ़ा उसके बारे में सोचें और आंखें बंद करके अगर कभी पेपर के बीच में ऐसा लगता है कि कहीं कोई चीज हमसे मिसप्लेस हो गई है तो जो नहीं आ रहा है वो सबसे लास्ट में करें और जो आपको कंटिन्यूटी में आता जा रहा है उसको सोल्व करें। और सोल्व करने के बाद में कहीं भी कोई ऐसा लगता है कि कोई हम अपने आप में डिप्रेस्ड महसूस कर रहे हैं तो आंखें बंद करें और आंखें बंद करके और जो क्लास में और जो आपने कोचिंग सेंटर पे जो पढ़ाई करी है उसको एक बार जीरो से स्टार्ट करें। हमने ये लिखा था, ये डायग्राम बनाया, इस डायग्राम को इस तरह से शॉर्ट ट्रिक से हमने याद किया, तो वो रिवाइज करेंगे तो अपनी मेमोरी जीरो से वापस फिल होने लगती है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज भौतिक विज्ञान 12th फिजिक्स में जो चैप्टर वाइज और क्वेश्चन किस तरह से आने वाले हैं उनकी जानकारी आपको मिल रही है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए खंड ए सेक्शन में जो क्वेश्चन आएंगे वो 1 से लेकर और 16 क्वेश्चन तक जो है वो आधे आधे नंबर के क्वेश्चन होंगे, हाफ मार्क्स के क्वेश्चन, और उन हाफ मार्क्स को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल जो पहला क्वेश्चन है वो 8 मार्क्स का टोटल आपके हो रहा है। देखिए इसमें जो पहले क्वेश्चन के लिए मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन है, अवसादा वाले क्वेश्चन, उन क्वेश्चंस के लिए आपको जो चैप्टर ज्यादा ध्यान देने हैं जो मैंने एनालिसिस करके बनाया है बच्चों के लिए, तो उसमें आप चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 में से 2 क्वेश्चन संभावित हैं, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 11 में से 2 क्वेश्चन जो हैं वो 2 क्वेश्चन है वो मल्टीपल चॉइस के आने वाले हैं। चैप्टर नंबर 12 में से भी 2 क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं और चैप्टर नंबर 13 और चैप्टर नंबर 14। अब इसका इस फॉर्मेट का मतलब क्या हुआ कि जब आप पहला क्वेश्चन कर रहे हैं तो पहले क्वेश्चन को सोल्व करते समय जब आप ध्यान दें तो इसमें मल्टीपल चॉइस आते हैं। मल्टीपल चॉइस मतलब अवसादा वाले ब्लॉक आएंगे। उन 16 क्वेश्चन को आप जब आप सोल्व करें तो एक आपको सारणी बनानी है, वहां पे सारणी बनाएंगे, एक टेबल जो बनाएंगे और उस टेबल में इनके ब्लॉक लिखेंगे। इन ब्लॉक के अकॉर्डिंग यहां पे क्वेश्चन नंबर, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट आपने लिखा है, यहां पे उसका जो भी आंसर आता है वो यहां पर आप फिल करेंगे। अब असदा एबीसीडी पैटर्न पे जो भी आंसर आएंगे तो एक टेबल बना के और उनके आंसर्स, एक जितने भी 16 क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चंस की एक टेबल बनाते हुए उनमें अब असद आपको आंसर फिल करने रहेंगे। मैं एक बार फिर रिवाइज कर दूं, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 3 में से 2 क्वेश्चन तैयार करने हैं। ये अवसद वाले मल्टीपल चॉइस के जो क्वेश्चन आप कहते हैं वो चैप्टर नंबर 3 में से, चैप्टर नंबर 3 इट मींस कौन सा चैप्टर हुआ, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी या धारा विद्युत वाला चैप्टर हुआ। चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 ये मैग्नेट से जुड़े हुए चैप्टर हैं। चैप्टर नंबर 7 एसी, चैप्टर नंबर 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, चैप्टर नंबर 9 रे ऑप्टिक्स, ठीक है, और ये वेव ऑप्टिक्स है। चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 12, अच्छा चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 12 ये ड्यूअल नेचर वाला, द्वैत प्रकृति वाला चैप्टर है। और उसके बाद में हम इसमें चैप्टर नंबर 12 में भी 2 क्वेश्चन तैयार करेंगे। अवसादा की जो तैयारी कर रहे हैं, आप मल्टीपल चॉइस की तैयारी कर रहे हैं, इसमें से 2 क्वेश्चन तैयार करें। और चैप्टर नंबर 13 और चैप्टर नंबर 14 इनमें से एक क्वेश्चन आएगा। इनकी तैयारी चैप्टर वाइज आप देखें और इनको तैयार करते रहें। तो हमारा वेटेज ज्यादा कहां है, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 12, इनमें से 2-2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव या अवसादा या मल्टीपल चॉइस के आएंगे। तो आप इन चैप्टर्स पे ज्यादा ध्यान दें तो ये आपके एक पहले क्वेश्चन के 16 पार्ट जो हैं वो आपको तैयार होंगे। तो 8 मार्क्स की तैयारी इससे हो जाएगी।
सेकंड क्वेश्चन जो आएगा वो हाफ मार्क्स के 10 क्वेश्चन आएंगे। टोटल मार्क्स सेकंड का कितना होगा, 5 मार्क्स का हो गया। रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए आपको जो चैप्टर तैयार करने हैं, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 14। रिक्त स्थान भरते समय ध्यान रखिएगा कि रिक्त स्थान भरते समय जो क्वेश्चन पूछ रहा है उस पर्टिकुलर क्वेश्चन की लैंग्वेज पकड़ना, कि जैसे प्रकाश की चाल होती है, अब वो डैश डैश करके आपको देंगे तो प्रकाश की चाल होती है तो यहाँ आपको डैश डैश मिलेगा, तो इसमें आपको लिखना है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड पूरा लिख के आइएगा। ये नहीं है कि आपने 3 × 10⁸ ही लिख के छोड़ दिया, क्योंकि उन्होंने कहा है कि प्रकाश की चाल क्या होती है, तो डैश लगा हुआ है तो इसमें मात्रक भी आपको लिखना है। ये क्वेश्चन तैयार करने का तरीका है। तो इसमें थोड़ा ध्यान देने को कहता हूं मैं, जब रेगुलर क्लास में भी पढ़ाता हूं, कि जब आप रिक्त स्थान की पूर्ति करें तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को, अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आ रही है तो 2 बार में लैंग्वेज को पढ़िए और फिर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिएगा। तो 5 नंबर इस तरह से तैयार होंगे। नेक्स्ट है तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में एक एक पंक्ति में या एक शब्द में आपको जवाब देना है, और ये जो है ये 8 क्वेश्चन आएंगे 8 नंबर के। इनके लिए चैप्टर का वेटेज जो ज्यादा है, जो पार्ट आपको जो पढ़ना है, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 14 और 13। इन चैप्टर को ध्यान से देखना है, जिसमें से आप लघुत्तरात्मक या शॉर्ट टाइप क्वेश्चन हम कहते हैं, वो क्वेश्चन आपको इन चैप्टर्स में से तैयार करने हैं। तो इससे हम तैयार करेंगे 8 मार्क्स का क्वेश्चन। अब ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस कहां से बनेंगे, आपने जो नोट्स पढ़े हैं या जो बनाए आपने नोट्स, और एनसीईआरटी की जो बुक है, उस एनसीईआरटी की बुक की एक एक लाइन को अंडरलाइन करिए। एक एक लाइन को अंडरलाइन करने का मतलब क्या हुआ कि हम उसके जो छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं उनकी तैयारी कर चुके होंगे। तो ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, 3, 5th, 6th, 10, 11, 13 और 14। ये आपको एक लाइन के जो क्वेश्चन है, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन या लघुत्तरात्मक क्वेश्चन जो तैयार करने हैं, आपको इस तरह से 3rd क्वेश्चन में 8 पार्ट है, इनको तैयार करने रहेंगे अपने को। जो मेन क्वेश्चन हमने ढूंढे इसमें से, कि जो संभावित क्वेश्चन है, विभव न्यूमेरिकल भी इसमें से आता है। धारिता वाले सेक्शन में से क्या क्या तैयार करना है आपको, जो क्वेश्चन, देखो प्रश्न यहां पर ध्यान से समझें। ये चौथा प्रश्न जो आने की संभावना है, चौथा प्रश्न जो आने की संभावना है, हम धारिता वाले चैप्टर को ज्यादा तैयार करें। धारिता वाले चैप्टर में से भी संधारित्र, अब संधारित्र में से भी क्या ध्यान से पढ़िएगा, समांतर प्लेट संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच में आंशिक पराविद्युत बल देने पर उसका न्यूमेरिकल आ सकता है और थ्योरी भी उसकी आ सकती है। और विभव वाले सवाल की बात करें, विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है, उसका जो क्वेश्चन है उसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें कि V = V1 + V2 = 0 करके इस तरह का न्यूमेरिकल दिया हुआ होता है। उसमें x की वैल्यू, अननोन वैल्यू निकालनी है आपको, तो इस तरह का न्यूमेरिकल जरूर करना आप। जैसे क्वेश्चन है 3 × 10⁻⁻8 कूलाम रखा हुआ है, -2 × 10⁻⁻8 कूलाम रखा हुआ है। इसके बीच की डिस्टेंस दे देंगे, दूरी दे देंगे, और आपसे पूछेंगे कि कहां रखें कि अनंत पे दूसरे का विभव 0 हो जाए, पोटेंशियल 0 हो जाए। तो ये x मान के, और ये वाली डिस्टेंस टोटल दे दी उन्होंने जैसे 12 सेंटीमीटर, तो ये शेष रह जाएगी 12 - x। तो V1 + V2 को 0 करके x की वैल्यू आप निकाल सकते हो। इस तरह का न्यूमेरिकल ध्यान से कर लेना। अंकित मान चेंज हो सकते हैं, कॉन्सेप्ट इसी पे चलिएगा। धारिता वाले चैप्टर के समांतर और श्रेणी क्रम संयोजन, उनकी तुल्य धारिता निकालना, यह भी हमारे नोटिस में होना चाहिए। प्रश्न जो 5वां क्वेश्चन है, जो ज्यादातर आने की संभावना है, चैप्टर नंबर 3 में से चौथा क्वेश्चन जो था, इन वाले ब्लॉक में से ज्यादा ध्यान दें। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कैपेसिटर और धारिता वाला क्वेश्चन, इन पे ध्यान देना है। 5वां प्रश्न चैप्टर नंबर 3 विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट से किरचॉफ का जो नियम है, किरचॉफ्स लॉ,
व्हीटस्टोन ब्रिज और रेजिस्टेंस। क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल पूछने की संभावना ज्यादा है और विगत जो कई वर्षों के पेपर हैं उनमें प्रतिरोध और प्रतिरोध का संयोजन, प्रतिरोध के संयोजन में एक घनाकार आकृति का तुल्य प्रतिरोध पूछ सकते हैं, धारा पूछ सकते हैं। घनाकार आकृति का इस तरह का क्वेश्चन पहले भी आ चुका है और आप इस तरह के क्वेश्चन को प्रैक्टिस में लाके रखना। जैसे यहाँ पे रेजिस्टेंस जोड़ दिए सभी जगह, यहाँ पे इसको बैटरी से कनेक्ट कर देंगे, यहाँ 1 ओम रखा जाए, ये रेजिस्टेंस प्रतिरोध है, सभी जगह प्रतिरोध जोड़े जाएंगे। एक तो इस तरह का सवाल। और प्रतिरोधों के संयोजन से एक प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता, ध्यान रखिएगा, एक न्यूमेरिकल प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता जो करते हैं RT = R0 1 + अल्फा डेल्टा T, इस पर भी जो न्यूमेरिकल है उसको तैयार कर लीजिएगा। यहाँ 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर T डिग्री सेंटीग्रेड में प्रतिरोध के मान है और तापांतर दे रखा हो तो T2 - T1 करना है। सेलों के संयोजन की बात करें तो सेलों के संयोजन के लिए समांतर क्रम संयोजन में तुल्य विद्युतवाहक बल और तुल्य प्रतिरोध, एक तो इस तरह का क्वेश्चन न्यूमेरिकली ध्यान से समझे। एक डेरिवेशन पार्ट भी आता है इसका जो पढ़ा है, E1 R2 + E2 R1 अपॉन R1 + R2 वाली वैल्यू लेंगे और यहां पे तुल्य अगर पूछें, ये तो इक्विवेलेंट है, और अगर R इक्विवेलेंट पूछते हैं तो R1 R2 अपॉन R1 + R2। और अगर इसमें बाह्य प्रतिरोध भी जोड़ रखा हो, ध्यान देना, बाह्य प्रतिरोध भी जोड़ रखा हो तो यहां कैपिटल R जोड़ना पड़ता है। इस तरह के न्यूमेरिकल आप करके रखिएगा, आगे हेल्प मिलेगी अपने को। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, छठा क्वेश्चन जो संभावित है, छठे क्वेश्चन में आपको चैप्टर नंबर 5 मैग्नेटिज्म और मैटर, इसको ध्यान से पढ़ना है। पदार्थों की, अब कौन कौन से क्वेश्चन संभावित बन सकते हैं इसमें से, पदार्थों की व्याख्या पूछी जा सकती है, जैसे प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, लो चुंबकीय, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, इनके बारे में जानकारी पूछ सकते हैं। न्यूमेरिकल जो आ सकता है वो चुंबकीय आघूर्ण पे आ सकता है, कैपिटल M पे, कैपिटल M। अब इसमें छठ चुंबक को आधा कर दें, ठीक है, थीटा डिग्री के एंगल पे रख दें तो चुंबकीय आघूर्ण कितना होगा, एक B H और μr, B और H इनमें रिलेशन पूछ सकते हैं। μr = 1 + xm, ये थ्योरी का टॉपिक भी है, और चुंबकीय प्रवृत्ति और μr में रिलेशन, रिलेटिव परमिटिविटी और xm मैग्नेटिज्म से रिलेटेड प्रॉपर्टी है, इन दोनों का रिलेशन भी अपने को ध्यान रखना है। μr और 1 + xm इनमें रिलेशन और इसका न्यूमेरिकल जरूर कर लें। क्वेश्चन नंबर 7 जो है चैप्टर नंबर 5 में से आने की है, जिसमें से आप ध्यान रखिएगा सोलेनाइड, परिनलिका, स्वप्रेरण गुणांक m, और इनमें रिलेशन भी होता है कि दो कॉइल के लिए, दो कुंडली के लिए L1 L2 दे रखे और M में रिलेशन पूछे तो वो निकालना। एक विद्युत वाहक बल की गणना, अब विद्युत वाहक बल वोल्टेज जो होता है वो BVL की फॉर्म में हो सकता है। ओमेगा फॉर्मेट में अगर कोई घूम रहा है, कोई छड़, तो आप इसका फॉर्मूला B ओमेगा L²/2 वाला न्यूमेरिकल जरूर कर लें। ये क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये चैप्टर नंबर 5 में से आपको तैयार करना है। सोलेनाइड, परिनलिका, Lm स्वप्रेरण गुणांक, अन्योन्य प्रेरण गुणांक, परिनलिका के लिए स्वप्रेरण गुणांक की गणना, और इनमें संबंध और प्रेरित विद्युत वाहक बल। ठीक है, नियम जरूर याद रख लेना, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, दक्षिणस्थ नियम, पेंच नियम, इनकी भी व्याख्या दिमाग में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 6 में से क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहे हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 8 संभावित जो है का चैप्टर नंबर 6 में से आने की संभावना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अन्योन्य प्रेरण का न्यूमेरिकल और प्रत्यावर्ती धारा,
ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा, देखिए अन्योन्य प्रेरण का न्यूमेरिकल कैसे आ सकता है, E इक्वल्स टू माइनस एम डी अपॉन डी टी, एक तो ये न्यूमेरिकल, ठीक है, अन्योन्य प्रेरण से रिलेटेड। धारा और समय का मान दे देंगे, उसका परिवर्तन दे देंगे, m की वैल्यू, और m दे रखा हो तो e की वैल्यू निकालना। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र जो है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के लिए वोल्टेज E इक्वल्स टू NBA ओमेगा की फॉर्म में चलेगा। यहां पे प्रेरित धारा के मान पूछें तो E अपॉन R हो जाएगा, ये वाली वैल्यू। इससे जुड़ा हुआ न्यूमेरिकल जरूर करें। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र की संरचना और उससे जुड़ा हुआ न्यूमेरिकल और थ्योरी का सेक्शन। प्रश्न 9 जो है चैप्टर नंबर 8 में से आने का संभावित है। चैप्टर नंबर 8 विद्युत चुंबकीय तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वाला चैप्टर है ये। इसमें से स्पेक्ट्रम के भाग और मैक्सवेल्स इक्वेशंस, ये दोनों चीजें आपको ध्यान से पढ़नी है। स्पेक्ट्रम के भाग में सूक्ष्म तरंगे, रेडियो तरंगे, ये कहां काम आती है, इनका प्रोडक्शन कैसे होगा, इनके लिए वेवलेंथ तरंगदैर्घ्य कैसे बदलेगी, और उनको आगे पीछे क्रम में। मैक्सवेल की 4 समीकरणें हैं, इनमें से कभी मैक्सवेल की चौथी समीकरण, मैक्सवेल्स एम्पियर जो है इक्वेशन वो, और विस्थापन धारा, डिस्प्लेसमेंट करंट, और कोई भी चारों को मिला के 2 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है। और इनके लिए आप विस्थापन धारा ध्यान रखिएगा, डिस्प्लेसमेंट करंट याद रखें, ठीक। नेक्स्ट एम्पियर मैक्सवेल्स इक्वेशन, फोर्थ जो इक्वेशन होती है उसके बारे में, और इन चारों इक्वेशंस को तो पढ़ना ही पढ़ना है आपको। क्वेश्चन नंबर 10, जिस चैप्टर नंबर 9 रे ऑप्टिक्स को ध्यान से पढ़ें। इसमें फोकस दूरी का न्यूमेरिकल जरूर आने की संभावित क्वेश्चन मैं मान के चल रहा हूं कि फोकस दूरी का जो न्यूमेरिकल है, और वो भी कहां से, लेंस मेकर से जुड़ा हुआ है। और लेंस मेकर और दर्पण स्रोत, ध्यान देना, जब आप फोकस दूरी से जुड़ा हुआ सवाल कर रहे हो और लेंस मेकर फॉर्मूले की बात करें हम, तो इसमें क्या होता है, 1 अपॉन एफ इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2 चलेगा। इसका न्यूमेरिकल जब भी करें, मैं क्लास में भी रिपीट कर चुका हूं, आज फिर बोल रहा हूं कि जब भी आप इसका न्यूमेरिकल करेंगे लेंस मेकर फॉर्मूले का, उत्तल लेंस जैसा उत्तल वाला, तो उस अवस्था में R1 को हमेशा प्लस लेना होता है और R2 को माइनस लेना होता है। R1 को प्लस लेंगे न्यूमेरिकल करते समय, R2 को माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस। तो आप इससे अपवर्तनांक की वैल्यू निकाल सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, और यहां पे फोकस दूरी, फोकल लेंथ निकाल सकते हो, और R की वैल्यू भी निकाल सकते हैं अगर ये दे दे तो R1 R2 F देके म्यू पूछ सकते हैं, म्यू R1 R2 R देकर और F की वैल्यू पूछी जा सकती है। तो एक तो न्यूमेरिकल करना। दर्पण सूत्र और लेंस सूत्र की बात करें तो 1 अपॉन एफ इक्वल्स टू 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन यू। दर्पण के लिए चिन्ह नियम आपको याद होने चाहिए। चिन्ह नियम में ट्रिक याद रखिए, अवतल के लिए तीनों ऋणात्मक, उत्तल के लिए यू ऋणात्मक, बाकी दोनों धनात्मक होते हैं। तो वो आप ट्रिक लगा के और इसके क्वेश्चन करें, ठीक। प्रश्न जो 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 जो आएगा वो है चैप्टर नंबर 10 में से, तरंग प्रकाश की वेव ऑप्टिक्स में से। इसमें आपको ज्यादा जो ध्यान देना है हाइगेन तरंग सिद्धांत पे, विवर्तन के प्रकार, और पोलराइड और पोलराइड से जुड़ा हुआ मेलस का नियम। पोलराइड से जुड़ा हुआ मेलस का नियम, यह भी ध्यान रखना है। मेलस का नियम I इक्वल्स टू I नॉट कोस स्क्वायर थीटा वाला जो पद होता है, इसमें ध्रुवक और विश्लेषक, पोलराइजर और एनालाइजर के बीच में जो एंगल बन रहा है उसके अकॉर्डिंग आप तीव्रता की गणना कर सकते हैं।
11वां क्वेश्चन इसमें से आएगा चैप्टर नंबर 10 में से। क्वेश्चन नंबर 12 चैप्टर नंबर 10 ही तैयार रखें, तरंग प्रकाशिकी वाले चैप्टर में से। तो ये दोनों जो चैप्टर नंबर 10 को ध्यान से समझेंगे तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 11 और 12 इनमें से आपको क्वेश्चन थ्योरी के रूप में आ सकता है, ठीक है, न्यूमेरिकल के रूप में आ सकता है, डेरिवेशन पार्ट के रूप में आ सकता है। तो इसको तैयार करके रखें। क्वेश्चन नंबर 13 जो सीक्वेंस में चलेगा उसमें चैप्टर नंबर 11 विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशंस। इसमें डी ब्रोगली का न्यूमेरिकल थोड़ा ध्यान से समझें। डी ब्रोगली के न्यूमेरिकल के लिए आपको बताया गया था कि लैम्डा इलेक्ट्रॉन 12.27 अपॉन अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम में होता है। एक तो ये एक आइंस्टीन इक्वेशन, आइंस्टीन समीकरण। आइंस्टीन समीकरण को भी ध्यान से देखें कि आइंस्टीन समीकरण का ग्राफ वगैरह कैसे बनेगा, कैसे आइंस्टीन समीकरण खींची जाती है, इस तरह का ग्राफ जो बनता है वो आइंस्टीन इक्वेशन है। क्वेश्चन नंबर 14 ये भी सब जो है 1.5 मार्क्स के चल रहे हैं सब। क्वेश्चन नंबर 14 चैप्टर नंबर 12 एटम वाला जो चैप्टर है उसको आप ध्यान से पढ़ें। इसमें जो मेरे अकॉर्डिंग आने की संभावना है बोहर परिकल्पनाएं, एक तो बोहर परिकल्पनाओं को आपको ध्यान से पढ़ना है और हाइड्रोजन परमाणु से रिलेटेड न्यूमेरिकल, संभावित जो न्यूमेरिकल है हाइड्रोजन परमाणु से रिलेटेड स्पेक्ट्रम की श्रेणियां जो होती है लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट, फुंड, और उसमें भी बामर श्रेणी की द्वितीय रेखा के लिए कैलकुलेशन अगर पूछे तो आप न्यूमेरिकल ही कर सकते हैं। इसके लिए तरंग संख्या का जो फॉर्मूला बनता है वो भी काम में आ जाता है कभी कभी न्यूमेरिकल में, 1/λ आर जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। इसकी प्रैक्टिस कर लें, अगर आ जाता है तो एक बात और ध्यान रखिएगा कि बामर श्रेणी दृश्य क्षेत्र में होती है तो जो भी लैम्डा आएगा उस लैम्डा को वैसे हटा दिया गया, पर न्यूमेरिकल अपन मान के चलते हैं कि न्यूमेरिकल संभावित है तो तैयारी करके जाने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए अपने को क्या करना है, n1 n2 की वैल्यू जो भी रखेंगे पहली रेखा दूसरी रेखा उसके अकॉर्डिंग चलना है आपको, और फिर लैम्डा की जो कैलकुलेशन करेंगे वो 3800 से और 7000 के बीच में दृश्य प्रकाश के बीच में तरंग दैर्घ्य इसकी चलनी चाहिए, ठीक है। चैप्टर नंबर 13 भी तैयार करके रखें इसके लिए। इसके जो अथवा में जो क्वेश्चन आपको दिखेगा वो न्यूक्लियस वाले चैप्टर में से न्यूमेरिकल दिखेगा, नाभिक वाले चैप्टर में से। नाभिक वाले चैप्टर में से जो न्यूमेरिकल बन सकता है वो बंधन ऊर्जा, बाइंडिंग एनर्जी का बन सकता है, और वो भी ऑक्सीजन 8O16 और एक नाइट्रोजन वाला जो क्वेश्चन बनता है 7N14। इसके लिए दोनों की प्रैक्टिस करके रखना। इनके लिए प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान आपको आना चाहिए और इसका ग्राफ भी बनता है, तो न्यूमेरिकल यहां से तैयार करके रखें। बाइंडिंग एनर्जी, बंधन ऊर्जा कभी कभी समीकरण के रूप में भी पूछते ही हैं, जैसे A+B चेंज इनटू C। इसके लिए बंधन ऊर्जा तो इसका मास देंगे आपको, इसका भी द्रव्यमान देंगे और इसका द्रव्यमान देंगे। तो पहले आप डेल्टा M निकालना, MA प्लस MB प्लस में चलेगा और MC माइनस में चलेगा। क्रियाकारकों के द्रव्यमान प्लस में और उत्पाद का द्रव्यमान माइनस में, ये आएगा AMU में। फिर AMU को 931.5 से मल्टीप्लाई करके बाइंडिंग एनर्जी बंधन ऊर्जा निकालेंगे और उसमें A का भाग देंगे तो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा आ जाती है। ये ध्यान रखिएगा। यहां तक सोल्व कर रहे हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो चैप्टर नंबर 12 एटम वाले चैप्टर में से चैप्टर नंबर 13 में से आएगा। परमाणु वाला चैप्टर एटम और न्यूक्लियस वाला चैप्टर नंबर 13, इसको तैयार करके रखें। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 इसी में से आना है। अब देखिए नाभिक में से क्या तैयार करना है अपने को। नाभिक में से आपको बताया नाभिकीय विक्रियाएं भी है, नाभिकीय विखंडन, संलयन, उनके बारे में पढ़ें, ठीक है। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बोला कि यहाँ नाभिक वाले चैप्टर में से बंधन ऊर्जा, नाभिक की त्रिज्या मतलब आकार और द्रव्यमान संख्या से संबंधित न्यूमेरिकल आ जाता है। तो उसके लिए R
आर नॉट ए रेस टू पावर 1/3, ये रिलेशन याद रखना। गाइगर मार्सेडेन के जो एक्सपेरिमेंट है, गाइगर और मार्सेडेन के एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग निकाला गया संबंध है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आ सकता है। ठीक है, मैंने 2 चैप्टर बोले। क्वेश्चन नंबर 15 जब आप तैयार करेंगे तो चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 13 में से आपको वहां क्वेश्चन दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 16 पहले चैप्टर में से आएगा। ठीक है, खंड से स्टार्ट हो गया। खंड से मतलब आप बड़े क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अब चैप्टर नंबर 1 विद्युत आवेश और विद्युत क्षेत्र, इस चैप्टर को आपको ध्यान से पढ़ना है। इस चैप्टर में मुख्य रूप से गाउस के नियम, उसकी उपयोगिता, गाउस लॉ और उसके एप्लीकेशंस वो तैयार करके रखना है आपको। ठीक है, आवेशों का संतुलन, कि आवेश तीसरे आवेश को कहां रखें उसके बारे में जानकारी, ये आप ध्यान रखें। और विद्युत क्षेत्र के बारे में, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अक्ष और निरक्ष पर एक गणनाएं, इनको प्रैक्टिस में लेके रखें कि द्विध्रुव के लिए आगे गणनाएं वगैरह पढ़नी है तो अक्ष और निरक्ष की गणनाएं, विभव की गणना भी आप दिमाग में रखना है। 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। 16वें नंबर का क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 में से विद्युत आवेश और विद्युत क्षेत्र में से। क्वेश्चन नंबर 17 17वां क्वेश्चन जो है वो चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, गतिमान आवेश और चुंबकत्व। रेखीय आवेशित तार के लिए गणना, परिनलिका के लिए गणना और धारामापी। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा कि वायर के लिए जब कैलकुलेशन करेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र का मान, परिनलिका के लिए चुंबकीय क्षेत्र का मान, धारामापी को वोल्टमीटर और धारामापी से अमीटर बनाना। इससे जुड़ा हुआ सवाल भी आप ध्यान रखिएगा। ये मैं बता दूं, गैल्वेनोमीटर से, धारामापी से आप वोल्टमीटर बनाते हो और धारामापी से ही आप अमीटर बनाते हो। ध्यान रखें, वोल्टमीटर खुद जुड़ता समांतर में है पर बनता श्रेणी क्रम में है। तो धारामापी के श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़कर बनाते हैं, हाई रेजिस्टेंस ऐड करके। गैल्वेनोमीटर से अमीटर बनाना हो तो इसके लिए अमीटर खुद जुड़ता श्रेणी क्रम में सीरीज में बनेगा, पैरेलल में, तो शंट रेजिस्टेंस जोड़ के और आप इसको चेंज कर सकते हो। इससे शंट की रेजिस्टेंस की न्यूमेरिकल आ सकता है। करंट कितनी पास हो रही है इसमें, इसकी कैलकुलेशन पूछी जा सकती है। परिनलिका के लिए बी की वैल्यू ध्यान रखिएगा और वायर के लिए बी की वैल्यू, तार के लिए बी की वैल्यू और परिनलिका के लिए बी की वैल्यू। इसके पूरे डेरिवेशन को ध्यान से पढ़े। क्वेश्चन नंबर 18 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉनिक्स वाला जो चैप्टर है जिसमें ठोस अवस्था भौतिकी और अर्धचालकों के बारे में अपन पढ़ रहे हैं, इसमें आपको जो पढ़ना है एन प्रकार अर्धचालक, एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी और एन कैसे बनते हैं, उनकी फॉर्मेशन कैसी है, पी और एन को कंबाइन करके विसरण विधि, उसकी व्याख्या, पी एन संधि का बायसीकरण, अग्रबायस पश्चबायस ध्यान रखिए, और फिर उसको जाके और दिष्टीकरण, रेक्टिफिकेशन जो है जिसमें हम एसी को डीसी में चेंज करते हैं, अर्ध तरंग दिष्टकारी, पूर्ण तरंग दिष्टकारी, कभी कभी केवल चित्र पूछ लेते हैं अर्ध तरंग दिष्टकारी का, कभी पूरा व्याख्या कर लेंगे पूर्ण तरंग दिष्टकारी किसे कहते हैं, फुल वेव रेक्टिफायर, उसको समझाओ और उसके लिए क्रियाविधि, वर्किंग प्रिंसिपल समझाने के लिए धनात्मक चक्र, ऋणात्मक चक्र और उसका ग्राफ जरूर बनाना सीखें कि जैसे इनपुट है इसका आउटपुट देखोगे आप, ये ग्राफ देखेंगे तो इसमें फुल वेव रेक्टिफायर होता है, तो ये V इनपुट कहते हैं इसको और V आउटपुट कहते हैं। ये निवेशी संकेत है और ये निर्गत संकेत है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले चैप्टर में एन टाइप, पी एन संधि, बाइसेनाइजेशन बाइसीकरण और एसी को डीसी में चेंज करना रेक्टिफिकेशन या दिष्टीकरण, इनको ध्यान से पढ़ना है अपने को। लास्ट डी सेक्शन खंड द, जो 4-4 नंबर के क्वेश्चन है, इसमें 19वें नंबर का जो क्वेश्चन बनेगा
19वें नंबर का क्वेश्चन अल्टरनेटिंग करंट वाले चैप्टर से एसी से आएगा। एसी अल्टरनेटिंग करंट वाले चैप्टर से, और इसमें अल्टरनेटिंग करंट वाले चैप्टर में पहले 3 डेरिवेशन पार्ट है। इस चैप्टर में से पूर्ण तरंग के लिए एवरेज वैल्यू 0 होगी, आई एवरेज 0। आधे चक्र के लिए औसत मान 2I0/पाई, और नेगेटिव साइकिल के लिए -2I0/पाई। ये डेरिवेशन पार्ट है इसके। और यहां पे IRMS रूट मीन स्क्वायर वैल्यू I0/√2। इन चारों को एक ही साथ तैयार करने की कोशिश करें। चैप्टर नंबर 7 की तैयारी ढंग से करेंगे। इसमें RLC कौन सा परिपथ, RLC परिपथ पे ध्यान दीजिएगा, और इसमें भी अनुनाद की अवस्था ध्यान दीजिएगा। अनुनादी अवस्था, रेजोनेंस पोजीशन बोलते हैं इसको। ये कैलकुलेशन करके रखेंगे तो न्यूमेरिकल भी हो सकता है। एक पावर फैक्टर होता है cos phi R/Z, उससे जुड़ा हुआ न्यूमेरिकल करके रखें। क्वेश्चन नंबर जो 20 है, लास्ट वाला क्वेश्चन है बोर्ड पेपर का, वो किरण प्रकाशिकी रे ऑप्टिक्स चैप्टर नंबर 9। अब इसमें से क्या होगा, ये जो क्वेश्चन बनने की संभावना है, इसमें से 2 अंक की तो थ्योरी और 2 अंक का इसके साथ में न्यूमेरिकल जुड़ा हुआ। जैसे मान लीजिए साधारण सूक्ष्मदर्शी किसे कहते हैं समझाइए, उसके साथ में एक न्यूमेरिकल जुड़ा रहेगा, तो 2 नंबर इस वाले पार्ट के प्लस 2 नंबर न्यूमेरिकल के। अब ये न्यूमेरिकल आवर्धन क्षमता का भी हो सकता है, आवर्धन क्षमता, ठीक है। आवर्धन क्षमता किसकी, लेंस के लिए अपन ने बात करी थी, तो लेंस की आवर्धन क्षमता हो सकती है। नेक्स्ट, उससे जुड़ा हुआ कोई भी न्यूमेरिकल आ सकता है, लेंस सूत्र का हो सकता है, किसी भी तरीके से न्यूमेरिकल आ सकता है इसमें से। और अथवा जो है, अथवा 4 अंक का मेजर क्वेश्चन है। अब बड़े क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ कि बड़े क्वेश्चन का मतलब है कि जिसमें आप सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, दूरदर्शी में भी ज्यादा ध्यान देके पढ़ेंगे, खगोलीय अपवर्तक दूरदर्शी, टेलीस्कोप जिसमें 2 लेंस यूज में लिए L1 L2, और उसके लिए आपको आवर्धन क्षमता की कैलकुलेशन करनी है। ये इस तरह से आप ज्यादा ध्यान देंगे तो ये तैयार होगा। और रही बात कि ये सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्मदर्शी देखिए, थोड़ा सा मैं रिवाइज करवा दूं। सूक्ष्मदर्शी को देखने पर साधारण सूक्ष्मदर्शी का डायग्राम ऐसा होता है, मतलब ये ऐसा ध्यान रखो, ये साधारण सूक्ष्मदर्शी सिंपल माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप अगर देखेंगे तो ये इस तरह का होता है ये। और टेलीस्कोप की बात करेंगे तो टेलीस्कोप की बात करेंगे तो दूरदर्शी इस तरह का होता है। अब इसमें कंफ्यूजन दूर करने के लिए क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट के पास वाला लेंस बड़ा और आइस के पास वाला लेंस छोटा। इससे जब आप इसका रे डायग्राम खींचेंगे तो इससे आपको रहेगा कि आंख के पास वाला छोटा और ऑब्जेक्ट या वस्तु के पास वाला बड़ा बनाना है अपने को। तो ये आप इस तरह से तैयार करके रखें। तो इस तरह से हम जो 1 से 20 तक के जो क्वेश्चन आ रहे हैं, 12th राजस्थान बोर्ड इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम, उनके जो क्वेश्चन है उनका स्पेसिफिकेशन कर चुके हैं हम कि चैप्टर वाइज किसमें ज्यादा ध्यान देना है। और इसी से रिलेटेड एक मॉडल पेपर निशान क्लासेस का एक दूसरे वीडियो में और डाला जा रहा है। तो जो सिलेक्टेड क्वेश्चन हमारी तरफ से हैं मॉडल पेपर के, वो भी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे देखने को। तो आप निशान डिजिटल ऐप से भी जुड़े रहें, और निशान यूट्यूब चैनल जो बना हुआ है उस पर भी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो 12th की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उन सभी बच्चों को प्रोवाइड किया जा रहा है। तो जितने भी बच्चे मैक्सिमम जोड़ सकते हैं, आपके फैमिलियर, नियर डियर, उन सभी को आप भेजें। और इससे हमें मान के चलते हैं कि अगर आपको एक पेपर करने का तरीका मिला या मार्क्स अगर कुछ गेन अच्छे होते हैं तो निशान क्लासेस को खुशी होगी। थैंक यू।